हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। ये मेरा ज्योग्राफी का तीसरा क्लास है। इस तीसरी क्लास में इसके पहली क्लासों में हमने देखा था भारत की विश्व में स्थिति क्या है, फिर भारत का एशिया में स्थिति क्या है। उसके बाद देखा था हमने कि भारत जो है कितनी स्थलीय सीमा के साथ साझा करता है, उसकी स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, उसकी जलीय सीमा की लंबाई कितनी है। और फिर भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार हम देख चुके थे। उसी परिप्रेक्ष्य में हमने अंडमान के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया था और उधर अंडमान के बारे में और लक्षद्वीप के बारे में पूरा पढ़ लिया था। आज हमें स्टार्ट करना है जो भारत के अन्य पड़ोसी देश हैं, जैसे कि जो मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था उसमें बताया था कि भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जो स्थलीय सीमा से भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। तो उन 8-7 देशों के पर्टिकुलर हम एक एक करके आज पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट करूंगी मैं। इसके पहले जहाँ तक आप लोगों का कल क्लास छूटा था उसके आगे एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हुए आगे बढ़ूंगी। जैसे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार फिर से एक बार और हम देख लेते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए इसको मैं बार बार रिपीट करती हूँ। तो जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। अगर ये मुख्य भूमि से है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। जब आपसे पूछे कि भारत का ये अक्षांशीय विस्तार कितना है, केवल अक्षांशीय विस्तार पूछे तो हम ग्रेट निकोबार यानी कि जो अंडमान निकोबार का ग्रेट निकोबार है अगर उससे देखेंगे तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। फिर भारत का देशांतरी विस्तार इस तरीके से मैंने ग्रुप बनाया था और बताया था कि जब इधर होता है तो इसको पूर्वी देशांतर बोलते हैं। तो भारत जो है यहाँ पर स्थित है इस तरीके से। तो पूरा भारत हमारे पूर्वी देशांतर में स्थित है। इस तरीके से जो भारत की स्थिति है हमारे, ऐसे अगर भारत है तो यहाँ के गोरमुथा से लेकर अरुणाचल प्रदेश के कीविथु तक, गोरमुथा गुजरात में स्थित है और वहीं कीविथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरी विस्तार यहाँ तक हम कल पढ़ चुके थे। उसके आगे हमने देखा था कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, मतलब स्थलीय सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं। स्थलीय सीमा की लंबाई कुल 15,200 किलोमीटर है। वहीं स्थलीय सीमावर्ती देश जो है 7 है। बचपन में एमबीए किया, इसको ट्रिक से याद किया था कि सबसे ज्यादा बांग्लादेश, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इस तरीके से भारत की कुल 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा लगती है। बचपन में बीए किया, बांग्लादेश, चीन, फिर पाकिस्तान, नेपाल, उसी क्रम में म्यांमार, फिर एमबीए म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो यहाँ से बांग्लादेश, चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, एम से म्यांमार और वहीं बी से भूटान तथा ए से अफगानिस्तान। अब बारी बारी करके इन पूरे देशों के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो हमें अगर पूछ सकता है, जैसे पाकिस्तान के बारे में पूछ सकता है, नेपाल के बारे में, म्यांमार के बारे में, क्योंकि ये हमारे पड़ोसी देश है, ये हमारे जो है स्थलीय सीमा से साझा करते हैं, इसलिए इनके बारे में पूछने की संभावना एग्जाम के हिसाब से बन सकती है। तो मैं प्रयास करूंगी कि जो आपका स्थलीय सीमावर्ती जो 7 देश हैं इनको भी कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद भारत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्थलीय सीमा में सबसे ज्यादा सीमा जो साझा करता है वो बांग्लादेश साझा करता है और बांग्लादेश के बारे में पढ़ना इम्पोर्टेंट है। तो बांग्लादेश की क्या क्या चीजें इम्पोर्टेंट है वो देखिए। बांग्लादेश की जो सीमा की लंबाई है वो 4096.6 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करती है। इसकी राजधानी ढाका है। सीमावर्ती राज्य जो बांग्लादेश के साथ हमारे भारत की सीमा साझा करती है, तो इस तरीके से बांग्लादेश अगर है और इधर पश्चिम बंगाल, फिर इस तरीके से पश्चिम बंगाल यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए ये अगर बांग्लादेश है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पश्चिम बंगाल, उसके बाद फिर असम है इधर से, फिर इधर से मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। इस तरीके से 1 2 3 4 और 5 राज्य, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 5 राज्य जो हैं भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अब बांग्लादेश के बारे में देखते हैं और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री वर्तमान में शेख हसीना है।
बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद। अगर यहाँ के प्रधानमंत्री के बारे में पूछे तो वर्तमान में यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना और वहीं राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद हैं। फिर भारत व बांग्लादेश के बीच में चलने वाली कुछ ट्रेनें हैं। कौन कौन सी ट्रेन भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती हैं उसको देखिएगा। तो मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। ये भारत के कोलकाता से लेकर के बांग्लादेश की राजधानी ढाका तक जो है अपने मार्ग को तय करती है। फिर दूसरा है बंधन एक्सप्रेस। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता पश्चिम बंगाल के कोलकाता से लेकर के बांग्लादेश के खुलना जिले तक बहती है। बांग्लादेश के खुलना तक मतलब बांग्लादेश के खुलना तक ये जो है ट्रेवल करती है। जैसे ये मान लीजिए हमारा बांग्लादेश का, यहाँ पे बांग्लादेश की राजधानी कोलकाता है अगर, तो कोलकाता यहाँ पर है और ये पूरी बांग्लादेश के अंदर यहाँ पर स्थित है खुलना। एक जगह है बांग्लादेश में खुलना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ट्रेन चलती है उसका नाम है बंधन एक्सप्रेस। फिर एक और नई ट्रेन जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में चलाई जा रही है जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। मिताली एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से लेकर के ढाका की छावनी तक, ढाका छावनी तक यानी कि बांग्लादेश के ढाका की छावनी तक, और यहीं भारत की बात करें तो जलपाईगुड़ी से लेकर के छावनी तक चलती है मिताली एक्सप्रेस। ये मिताली एक्सप्रेस ये आपका जो जलपाईगुड़ी है, इस तरीके से अगर इधर हमारा पूरा भारत का है, इधर अगर पश्चिम बंगाल है और ये बांग्लादेश है, तो यहाँ पर कोलकाता है और इसी तरीके से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर स्थित है पश्चिम बंगाल में ही जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी एक जगह स्थित है और वहां से लेकर के यहाँ है छावनी, यहाँ तक जो ट्रेन चलती है उसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। मिताली एक्सप्रेस हाल फिलहाल में स्टार्ट की गई है। 1 जून 2022 से ये स्टार्ट हुआ है मिताली एक्सप्रेस। तो यहाँ से अगर एक्सप्रेस के बारे में पूछेगा तो बंधन एक्सप्रेस, और दूसरा है मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है। वहीं हाल फिलहाल में 1 जून 2022 को एक और ट्रेन स्टार्ट की गई है जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस, जो कि कहाँ से कहाँ तक पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से लेकर के छावनी, बांग्लादेश की छावनी तक चलती है मिताली एक्सप्रेस। आगे है बांग्लादेश की एक मंदिर है ढाकेश्वरी मंदिर। बांग्लादेश में ढाकेश्वरी मंदिर है और यहाँ का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है, अर्थात बांग्लादेश में सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल पूछे तो ढाकेश्वरी मंदिर बांग्लादेश में स्थित है और वो एक हिंदू देवताओं को समर्पित है। इस प्रकार से यहाँ की एक इम्पॉर्टेंट मंदिर है। अगर ये मंदिरों के बारे में पूछे तो ये भी ध्यान में होना चाहिए कि ढाकेश्वरी मंदिर बांग्लादेश में स्थित है और वो हिंदू टेम्पल है, हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा टेम्पल है बांग्लादेश का। फिर बांग्लादेश के बारे में कुछ और जानकारी है कि बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को, इसके पहले जो बांग्लादेश था, जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस समय जो बांग्लादेश था उसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान। एक तरफ जैसे यहाँ पर था पाकिस्तान और बीच में पूरा इंडिया था और इस तरफ बांग्लादेश था, मतलब उस समय का ये पूर्वी पाकिस्तान था। तो यहाँ के लोग इस पूर्वी पाकिस्तान वालों को काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित करते थे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में एक वो बांग्लादेश वाले ने अर्थात पूर्वी पाकिस्तान वालों ने भारत के से हेल्प मांगी कि आप हमारी मदद कीजिए, हमें जो पाकिस्तान है, इधर वाला पाकिस्तान है, उससे आज़ादी दिलवाइए। तो भारत की तरफ से ऑपरेशन विजय चला गया था और उसके फलस्वरूप ऑपरेशन विजय की शुरुआत होती है 4 दिसंबर से ऑपरेशन विजय की शुरुआत होती है 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए भारत की तरफ से। फिर 16 दिसंबर 1971 को इस प्रकार हमारे भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान वालों को इस कदर मजबूर कर दिया था कि उस समय पर पाकिस्तान के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल थे उनका नाम था नियाजी। पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल का नाम था नियाजी और नियाजी ने दबाव में आकर फिर एक समझौता किया और उस समझौते के तहत ये जो ऑपरेशन विजय है उसकी विजय होती है 16 दिसंबर को। और यहाँ पर
पूर्वी पाकिस्तान यानी कि इसको आज़ाद कर दिया जाता है पाकिस्तान से। जब ये 16 दिसंबर को आज़ाद हो जाता है पाकिस्तान से, तो फिर जो है इसका नाम बांग्लादेश पड़ता है। तो यहाँ पे जब उस एग्रीमेंट पे साइन हो रहा था, क्योंकि 16 दिसंबर 1972 को जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, तो उस समय पाकिस्तान के जो लेफ्टिनेंट जनरल थे मियाँ जी, वो हस्ताक्षर करते हैं, और भारत की तरफ से विलय पत्र पर हस्ताक्षर जो करते हैं वो थे हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जगदीश जगजीत सिंह। भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह थे, और वहीं पाकिस्तान की तरफ से मियाँ जी। इसमें लगभग 93,000 सैनिकों के साथ इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया कि हम इस युद्ध को समाप्त करते हैं और आपके बांग्लादेश को यानी कि पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद करते हैं। तो यहाँ पर जो पूर्वी पाकिस्तान है वो आज़ाद हो जाता है इन लोगों के सहयोग से। और ये जो ऑपरेशन विजय चला था वो आज के यानी कि 1947 के बाद भारत की तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा समझौता था। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 93,000 यानी कि इतने बड़े सैनिकों ने कभी इसके बाद कोई समझौता नहीं किया, लेकिन यहाँ पर भारतीय सैनिकों ने इस कदर उन लोगों को मजबूर कर दिया था कि उन लोगों को 93,000, जिनके पास 93,000 सैनिक है, वो चाहते तो और युद्ध करते, लेकिन इन लोगों का यानी कि भारतीयों का पराक्रम इतना ज़्यादा था कि वो 93,000 सैनिकों के साथ जनरल मियाँ जी ने भारत के लेफ्टिनेंट गवर्नर जगजीत सिंह के साथ 16 दिसंबर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत को बांग्लादेश को मुक्त किया। तो इस तरीके से बांग्लादेश के बारे में इतनी चीजें इंपॉर्टेंट थी। एक है और पढ़ना है कि बांग्लादेश की जो प्रमुख नदी कौन सी है। अगर प्रमुख नदी पूछे यहाँ की, प्रमुख नदी है जमुना। अगर वहीं बांग्लादेश का प्रमुख पर्वत पूछे, बांग्लादेश में प्रमुख पर्वत कौन है यानी कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, उसका नाम है ताजिंग डोंग। ताजिंग डोंग बांग्लादेश का सबसे ऊंचा पर्वत है, और यहाँ की प्रमुख नदी है जमुना नदी। मंदिर की बात करें तो ढाकेश्वरी मंदिर, और हाल फिलहाल में यहाँ पर भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेन चलाई गई जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस, और ये पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से ढाका छावनी तक जाएगी। 1 जून 2022 को ये जो ट्रेन है उसका संचालन किया गया, उद्घाटन किया गया। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और इसके सीमावर्ती राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, और इसकी राजधानी ढाका, इसकी सीमा की लंबाई इतनी हो गई। इतनी चीजें हमें बांग्लादेश के बारे में देखना था। अब हम दूसरा चलेंगे, यहाँ से बांग्लादेश हो गया, फिर पढ़ेंगे चीन के बारे में एक एक करके। इसी तरीके से जितनी भी देश है यानी कि जो भी सीमावर्ती देश है उनके बारे में जो चीजें इंपॉर्टेंट है हम वो सारी चीजें पढ़ने की प्रयास में रहेंगे। यहाँ से बांग्लादेश के बारे में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो बांग्लादेश है उसका संबंध हमारे भारतीयों के साथ काफी अच्छा है, इसलिए बांग्लादेश के बारे में अधिक से अधिक पढ़ना है। तो जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट थी, नदी कौन सी थी या फिर क्या क्या चीजें इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट थी, वो सब हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे चीन के बारे में। चीन, सबसे पहले चीन की राजधानी, इसकी राजधानी बीजिंग में है। चीन की राजधानी बीजिंग है, और चीन के साथ हमारे कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं यानी कि भारत के सीमावर्ती राज्य। भारत के कौन कौन से राज्य चीन के साथ सीमा बनाते हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, फिर थोड़ा और नीचे आएंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड चीन के साथ सीमा साझा करता है, उसी के साथ सिक्किम, सिक्किम, फिर है नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश। ये जो है 1 2 3 4 यानी कि 5 राज्य भारत के चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश। फिर है देखना कि यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है यानी कि चीन के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में। यहाँ के वर्तमान के प्रधानमंत्री ली कचियांग हैं। ली कचियांग यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। फिर है यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा जो है युआन, यहाँ की मुद्रा युआन है,
और अगर पूछे कि चीन में किस देवता की पूजा की जाती है, तो यहाँ पर जो चीन है, लगभग सबसे पहले तो 75% चीन में लोग नास्तिक हैं। चीन के 75% से ज़्यादा लोग जो है वो किसी भगवान की पूजा नहीं करते हैं, वो नास्तिक है। लेकिन जो कुछ ऐसे हैं 10-20% जो भी कुछ शेष बच जाते हैं, जो नास्तिक नहीं है, जो किसी न किसी भगवान की पूजा करने में आस्था रखते हैं, वो मैक्सिमम लोग भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर 75% लोग क्या है, नास्तिक है। और बाकी के जो शेष लोग हैं, बाकी के जो शेष व्यक्ति हैं चीन में, वो भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं, भगवान बुद्ध की उपासना या फिर भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं। इतना चीज हमें पढ़ना था चीन के बारे में। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ से आप याद करते रहिएगा बचपन, यानी कि बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया। अब हमें पढ़ना है पाकिस्तान के बारे में। नेक्स्ट है पाकिस्तान के बारे में, कि पाकिस्तान के बारे में क्या क्या चीजें पीओके मैं इसको लिख रही हूँ। इसकी राजधानी कहाँ है, इसकी मुद्रा क्या है, फिर पाकिस्तान की राजधानी हो गई, मुद्रा हो गई, सीमावर्ती पाकिस्तान के साथ कौन कौन से भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं, मतलब सीमावर्ती राज्य, भारत के सीमावर्ती राज्य के बारे में। उसके बाद पाकिस्तान के बारे में देखना है कि यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, क्योंकि ये नदियाँ जो है पेट के एग्जाम में एक बार पूछा हुआ है, इसलिए यहाँ से पाकिस्तान की प्रमुख नदियों को देखना है। उसके बाद पाकिस्तान की मध्यस्थता, मतलब पाकिस्तान के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवाद यानी कि एक समझौता हुआ है, पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ है, वो समझौता कौन सा है उसको देखना है। तो पाकिस्तान से इतनी चीजें हमें देखनी है। तो सबसे पहले पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, फिर पाकिस्तान की मुद्रा जो है पाकिस्तानी रुपया है, पाकिस्तानी रुपया है। उसके बाद पाकिस्तान के साथ हमारे कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, तो सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, पंजाब तथा जम्मू कश्मीर, 4 राज्य जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। फिर यहाँ की प्रमुख नदियों के बारे में अगर पूछे, तो यहाँ की प्रमुख नदियां हैं किशनगंगा, यहाँ की प्रमुख नदियां हैं किशनगंगा नदी। फिर नेक्स्ट है काबुल नदी, फिर है कुर्रम नदी। इस तरीके से पाकिस्तान की ये कुछ प्रमुख नदियां हैं। पाकिस्तान में भारत के साथ एक समझौता हुआ था, पाकिस्तान और भारत के साथ एक समझौता हुआ था। वो समझौता कौन सा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में भारत और पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता हुआ था। इसका नाम है सिंधु जल समझौता। और इस समझौता में जो है सिंधु नदी के जल की बात की गई थी कि सिंधु नदी का कितना प्रतिशत जल भारत प्रयोग में लाएगा और कितने प्रतिशत जल को पाकिस्तान प्रयोग करेगा। तो इस जो समझौता है इन दोनों के, यानी कि भारत और पाकिस्तान में जो विवाद था, उस विवाद की समझौता कराने के लिए मध्यस्थता किसने किया था, इसमें मध्यस्थता किया था विश्व बैंक ने। अगर मध्यस्थता किसने किया ये पूछे तो विश्व बैंक ने। और इसमें ये कहा गया था कि सिंधु नदी का 20% जो पानी है उसका प्रयोग इंडिया करेगा, यानी कि भारत करेगा, और जो 80% पानी है सिंधु नदी का उसका प्रयोग पाकिस्तान करेगा। इस सिंधु नदी समझौता में इतनी बातें कही गई थी कि जो सिंधु नदी जल समझौता है उसमें से जो 80% जल है उसका प्रयोग पाकिस्तान करेगा और जो 20% जल है उसका प्रयोग
इंडिया करेगी। फिर आगे है कि ये जो समझौता है, अगर पूछे ये समझौता कहाँ हुआ था, तो पाकिस्तान की कराची में ही ये समझौता कराया गया था। क्योंकि पाकिस्तानियों का ये रहता है कि तुम अपने क्षेत्र में थे, हमारे क्षेत्र में आते तो बात बनती। तो पाकिस्तान के कराची में ही जाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू, वर्तमान प्रधानमंत्री, 1960 में जो वर्तमान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने यहाँ पर हस्ताक्षर किया कि चलो ठीक है, 20% सिंधु नदी का पानी हम प्रयोग करेंगे और 80% तुम लोग करना। तो इस तरीके से किसने करवाया, तो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे। इतनी चीजें हैं सिंधु नदी के बारे में, इतनी चीजें हैं सिंधु नदी के बारे में। फिर पीओके यानी कि पाकिस्तान में कौन कौन सी मुख्य पर्वत है, अगर पर्वतों के बारे में पूछे कि पाकिस्तान में कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं, तो यहाँ पर सुलेमान पर्वत पाकिस्तान में ही पाया जाता है। फिर एक है किरथर पर्वत, ये भी पाकिस्तान में पाया जाता है। एक है हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत, तो ये भी पाकिस्तान में ही पाया जाता है। इस तरीके से पाकिस्तान के बारे में क्या क्या चीजें हमें देखनी है, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया, सीमावर्ती भारतीय राज्य जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान की जो प्रमुख नदियां हैं, किशन गंगा नदी, काबुल नदी, कुर्रम नदी। और पाकिस्तान और भारत के बीच में एक समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता। 19 सितंबर सन 1960 को सिंधु जल समझौता होता है और उस समझौता में विश्व बैंक जो है मध्यस्थता करता है और भारत की तरफ से वर्तमान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उस विधेयक पर हस्ताक्षर करते हैं। और इसमें इस सिंधु नदी जल समझौता में ये स्पष्ट रूप से कहा गया कि 20% सिंधु नदी का पानी भारत वहन करेगा, वहीं 80% सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान प्रयोग में लाएगा। तो इस तरीके से सिंधु जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ और ये समझौता कराची में हुआ था। पाकिस्तान के ही कराची में ये समझौता संपन्न हुआ और भारत के 4 राज्य जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। इस तरीके से हमने बांग्लादेश भी देख लिया, चीन भी देख लिया, पाकिस्तान भी हो गया। अब बचा है नेपाल। नेपाल के बारे में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, अब उसको देखते हैं। तो जितनी चीजें अगर हम पढ़ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उतना हम देखेंगे, क्योंकि बाद में हम जो आपके पाकिस्तान, नेपाल या फिर बांग्लादेश है, इन सभी के बारे में नहीं देखेंगे। जो चीज़ें अभी देखना है उसको अभी कर लेते हैं, क्योंकि इन लोगों के बारे में बार बार एग्जाम में आने की संभावना होती है। और यहाँ से जो किरथर है या फिर नदी के बारे में, पाकिस्तान की नदी के बारे में और समझौता एक्सप्रेस, ये सारी चीज़ें जो हैं पूछता है एग्जाम में। अब हमें पढ़ना है नेपाल। नेपाल, तो नेपाल की राजधानी, नेपाल की मुद्रा, नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री, और यही नेपाल में प्रमुख मंदिर, और नेपाल के साथ सीमावर्ती भारतीय राज्य, सीमावर्ती भारतीय राज्य कौन कौन नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इतनी चीजें हमें नेपाल के बारे में पढ़नी है। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू, काठमांडू नेपाल की राजधानी है। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। यहाँ पर नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है और पाकिस्तान की मुद्रा जो है पाकिस्तानी रुपया जो है पाकिस्तान की मुद्रा है। और उसके बाद पुष्प कमल, जो यहाँ के नेपाल के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है पुष्प कमल, पुष्प कमल दहल नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। नेपाल इस समय चर्चे में है क्योंकि हाल फिलहाल में ही, यानी कि 1 या 2 दिन पहले अभी यहाँ पर एक प्लेन क्रैश हुआ है। इसलिए जो प्लेन है क्रैश हुआ, इस वजह से नेपाल अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है। तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बन जाती है कि नेपाल में जो प्लेन क्रैश हुआ है, तो पर्टिकुलर जो नेपाल में जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है उसके बारे में एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्योंकि
वहाँ का जो सारी चीज़ें हैं वो सबको पता है। तो नेपाल के बारे में कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है उसको एग्जाम में पूछने की संभावना है, इसलिए एग्जाम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। नेपाल में एक मंदिर है पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में स्थित है और पशुपतिनाथ मंदिर में कि पशुपतिनाथ मंदिर जो है नेपाल में स्थित है। यहाँ से कला और संस्कृति से प्रश्न बनने की संभावना है कि पशुपतिनाथ या फिर जैसे भारत में पूछता है बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, पगला बाबा मंदिर कहाँ है, या फिर काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है। इसी तरीके से कला और संस्कृति से यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, नेपाल में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, चीन में या फिर यूरोप में कहाँ पे स्थित है। तो ये हमारे नेपाल में स्थित है पशुपतिनाथ मंदिर, और ये एग्जाम में एक या दो बार पूछा हुआ भी है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। आगे है नेपाल के साथ सीमावर्ती भारतीय राज्य। तो नेपाल के साथ उत्तराखंड सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश करता है, बिहार करता है और सिक्किम करता है। तो ये जो चार है वो नेपाल नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेपाल के साथ चार भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। इतनी चीजें हमें नेपाल के बारे में पढ़नी थी। कितनी चीजें? नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा नेपाली रुपया, पीएम यानी कि नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, और नेपाल की मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर, और इसकी सीमा भारतीय सीमा मतलब जो हमारे भारतीय राज्य हैं वो कौन कौन से नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम, ये जो चार हैं नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इतनी चीजें नेपाल के साथ इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट है बचपन, यानी कि चार देश के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आगे है म्यांमार के बारे में। आप इसको मेरे साथ साथ नोट डाउन भी करते चलिएगा, क्योंकि मैं पूरा चीजें लिखवा नहीं रही हूँ, शॉर्ट में चीजों को समझा रही हूँ, तो आपकी समझ में ये बेहतर तरीके से आने की संभावना है। तो आप इसको अच्छे से मेरी तरह शॉर्ट में नोट्स बनाते रहिएगा। यहाँ पर वेस्ट बंगाल भी है, सॉरी वेस्ट यानी कि पश्चिम बंगाल भी सीमा साझा करता है, थोड़ा सा ही, लेकिन पश्चिम बंगाल भी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। फिर आगे है म्यांमार, MBA यानी कि बचपन में MB किया वाला ट्रिक है हमारा। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल हो गए। अब हमें पढ़ना है म्यांमार के बारे में। म्यांमार, म्यांमार की राजधानी कहाँ है, म्यांमार की मुद्रा क्या है, फिर म्यांमार के साथ भारतीय सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं, सीमावर्ती राज्य जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। तो नेपाल की राजधानी है नायपीडा, नेपाल की राजधानी, अरे सॉरी, म्यांमार की राजधानी न्यायपीडा। मुद्रा यहाँ की क्यात है, यहाँ की मुद्रा क्यात है। और भारत की अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है म्यांमार के साथ, अरुणाचल प्रदेश। फिर नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर, और मणिपुर के नीचे मिजोरम। ये चार राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, चार भारतीय राज्य। जैसे इधर है हमारा म्यांमार, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, फिर मिजोरम, इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, फिर मिजोरम। नेक्स्ट है भूटान के बारे में। भूटान, तो भूटान की राजधानी, भूटान की राजधानी और भूटान का अन्य नाम पूछा था। ये भूटान का अन्य नाम पेट के एग्जाम में पूछा था, अन्य नाम। और उसके बाद भूटान से लगे सीमावर्ती राज्य, सीमावर्ती राज्य। तो भूटान के साथ अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाता है, सिक्किम बनाता है, पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम,
पश्चिम बंगाल, असम, ये जो है भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। इतनी चीजें हमें भूटान के बारे में देखनी है। और इसका अन्य नाम है द लैंड ऑफ थॉस्टन, द लैंड ऑफ, इसका अन्य नाम है द लैंड ऑफ थंडर। ये जो है पेट के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। और इसकी राजधानी है थिम्पू। इतनी चीजें हमें भूटान के बारे में देखनी है। भूटान के बारे में ज्यादा नहीं है। भूटान की राजधानी थिम्पू, भूटान का अन्य नाम द लैंड ऑफ थंडर, फिर भूटान के साथ भारतीय सीमावर्ती राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इस तरीके से 1, 2, 3, 4 राज्य भूटान के साथ भी सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी, अफगानिस्तान की राजधानी हो गई। और अफगानिस्तान के साथ सीमावर्ती राज्य, अफगानिस्तान की प्रमुख नदी, इधर लिख देती हूँ इसकी, अफगानिस्तान की प्रमुख नदी और अफगानिस्तान के प्रमुख बांध। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। और इसके साथ एकमात्र राज्य सीमा साझा करता है लद्दाख। इसके पहले सीमा साझा करता था जम्मू कश्मीर। क्योंकि इस तरीके से जब हम भारत को देखते हैं ऊपरी हिस्सा, तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर इस तरीके से यहाँ तक था। अभी हाल फिलहाल में ही जब आपके लद्दाख और यूटी को केंद्र शासित प्रदेश यानी कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूटी घोषित किया गया, तो यहाँ से जम्मू कश्मीर हो गया और ये पूरा का पूरा हिस्सा लद्दाख का हो गया। इसलिए अब वर्तमान में लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर की जगह अभी लद्दाख जो है अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करेगा। यहाँ पर लद्दाख हो जाएगा सीमावर्ती राज्य, केवल एक है। और ये सबसे कम सीमा साझा करता है भारत से, सबसे कम सीमा बनाता है अफगानिस्तान भारत के साथ, 106 किलोमीटर मात्र। अफगानिस्तान की प्रमुख नदी, अफगानिस्तान की प्रमुख नदियां हैं हरी नदी, हरी नदी। और ये जो नदी है ये आपके पेट के एग्जाम में पेट 2021 में पूछा हुआ था कि हरी नदी है। और यहाँ से एक बांध पूछा था, इसी हरी नदी पे एक बांध बना है सलमा बांध, सलमा बांध। तो ये बांध भी जो है हरी नदी पर ही बना है, हरी नदी पर बना है और ये अफगानिस्तान में स्थित है। तो इतनी चीजें हमें पढ़नी थी भारत के सीमावर्ती राज्यों के बारे में कि भारत के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं, सीमावर्ती राज्य। और फिर उन सीमावर्ती राज्यों से 7 देश जो हैं लगे हुए हैं। 7 देशों में बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, उसके बाद म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। तो एक बार फिर से इतनी चीज़ों का रिवीजन करिए। नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा नेपाली मुद्रा, नेपाली रुपया। यहाँ के नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल। यहाँ पर एक फेमस मंदिर है पशुपतिनाथ मंदिर। और नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल सीमा साझा करते हैं। फिर है म्यांमार के बारे में। यहाँ की राजधानी नायपीडा, यहाँ की मुद्रा क्यात है और इसके सीमावर्ती राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। फिर है भूटान के बारे में कि भूटान के साथ भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। राजधानी इसकी थिम्पू है। भूटान का अन्य नाम द लैंड ऑफ थंडर है। इसकी सीमावर्ती राज्य है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम। और अफगानिस्तान के बारे में, अफगानिस्तान के साथ केवल एक भारतीय राज्य सीमा साझा करता है, भारतीय यूटी सीमा साझा करता है, जिसका नाम है लद्दाख। यहाँ की राजधानी काबुल, यहाँ की राजधानी काबुल। और फिर है कि सबसे कम सीमा कौन सा देश बनाता है भारत के साथ, तो केवल अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ बनाता है। और अफगानिस्तान की प्रमुख नदी है हरी नदी। और इसी हरी नदी पर एक बांध बना है सलमा बांध। इस तरीके से जो भारत की बाहर की चीजें थी वो सारी हो चुकी हैं। भारत के सीमावर्ती देशों के बारे में हम डीपली पढ़ चुके हैं। और जो भी चीज़ें आपके अदर एग्जाम के हिसाब से थी, जैसे कि पेट के अकॉर्डिंग लैंड ऑफ थर्स्टन पूछा हुआ प्रश्न है, तो इस तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया है।
तो आप जो है ये बाहर की चीज़ें जितनी थी, अंडमान निकोबार, फिर उधर के सीमावर्ती देश, अच्छासी देशांतरी विस्तार, इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो चुका है। कल हम भारत का स्टार्ट करेंगे। कल हम भारत का प्राकृतिक विभाजन पढ़ेंगे, प्राकृतिक विभाजन पढ़ेंगे भारत के बारे में। इसलिए आप लोग जो है कल की क्लास में बने रहिएगा, और आज का जो क्लास है वो हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट था, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। बाकी अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।